आपको भी हो रही है परेशानी क्लास 11th के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है। तो मैं राघव खत्री आ चुका हूं एक और नए वन शॉट के साथ, जो कि होने वाला है हमारा किसके ऊपर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। हाँ, आपने सही सुना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सक्लूसिव वन शॉट हमारा ये आज होने वाला है, ठीक है। तो आज मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे साइंटिस्ट आगे क्या क्या अपने डिस्कवरी दिए, एटम कैसे हुआ, कौन क्या हुआ, कैसे हुआ, सब चीज का डिस्क्रिप्शन, सब चीज का एकदम डिटेल में वन शॉट आज मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग लेक्चर को आगे चालू करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वन शॉट। एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल दो या फिर इसको बोल दो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये किसके लिए, आप क्लास 11 के लिए है, सीबीएसई वाले बच्चे लोग के लिए। तो आओ चलो लेक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सीबीएसई क्लास 11 के लिए, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो क्या थे, जे जे थॉमसन, ठीक है। वो क्या थे, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन जी कौन थे, आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको बता दूं। जे जे थॉमसन जी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है, वो पूरा किस शेप में, स्फेरिकल शेप में, किस शेप में, स्फेरिकल शेप में, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो एटम है, जे जे थॉमसन जी के अकॉर्डिंग एटम है वो एक टाइप ऑफ वाटरमेलन है, ठीक है। वो एक टाइप ऑफ वाटरमेलन है। तो वाटरमेलन के अंदर जो आपको रेड पार्ट पूरा दिखता है वो क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। और जो बीज बीज उसमें है ना, जो उसके सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, वो क्या होते हैं, नेगेटिव पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन, आपका जो एटम का मॉडल है इट इज काइंड ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने क्या नाम रख दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। यानी कि जो एटम है वो पूरा बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि जो रेड पार्ट होता है, जूसी वाला पार्ट जो होता है किसका, आपके एटम का, तो सॉरी आपके वाटरमेलन का, तो वो क्या हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट। और जो नेगेटिव है वो यूनिफॉर्मली उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यही चीज था उनका डिस्क्रिप्शन। ही टोल्ड दैट, वो बोला भाई कि एटम इज फुली मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन इट। तो अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन मॉडल ये था, ठीक है। और क्या नाम है, जैसे कि एक आध पॉइंट और वो दे दिया वो कि एटम्स आर स्पेरिकल। एटम कौन सा शेप में होता है, स्पेरिकल शेप में होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट वो क्या दे दिया आपका कि एवरी एटम हैज यूनिफॉर्म मास। ये तो बात सही है भाई कि हर एक एटम क्या होता है, यूनिफॉर्म मास। एवरी एटम हैज अ यूनिफॉर्म मास, ठीक है। यानी कि उनका मॉडल क्या था भाई, जैसे कि मान लो ये एक वाटरमेलन है, एक वाटरमेलन है, ठीक है। आपके पास एक क्या है, ऐसे करके वाटरमेलन है। मेरे पास तो ये 2D बोर्ड है, 1D बोर्ड बोल सकते हो उसको, तो मैं आपको 3D में तो नहीं दिखा सकता, पर एक आप समझ लो कि आपके पास एक वाटरमेलन है, उसको आपने बीच से कट कर लिया तो आपको क्या दिख रहा है, दो पार्ट में ऐसे एक वाटरमेलन है, आपने उसको बीच से कट कर दिया तो वाटरमेलन अलग अलग हो गया। तो जो रेड पार्ट है पूरा जूसी पार्ट वो पूरा पॉजिटिव है, और जो बीच बीच उसमें है वो क्या है, नेगेटिव है। तो देखो इसके अंदर मैं ऐसे करके इसको ऐसे कर देता हूँ, ये क्या है, पूरा रेड पार्ट है, ये क्या है, पूरा पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। और एक नेगेटिव, दो ऐसे करके ये जो बीजीस इसमें रहते हैं, सीड्स जो रहते हैं, ये जो है ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है। यानी कि अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन भैया, एटम क्या है, पूरा फील्ड है। एटम क्या है, पूरा फील्ड है, यानी कि एटम में वैकेंट स्पेस नहीं है, ठीक है। पर आपको पता ही है कि एटम में वैकेंट स्पेस होता है, जो आगे चल के रदरफोर्ड जी बताए थे, ठीक है। रदरफोर्ड जी कौन थे, चेला थे किसका, आपके जे जे थॉमसन जी का। तो रदरफोर्ड जी, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो रदरफोर्ड जी ने क्या सोचा पता है आपको, कि जैसे कि एटम ये स्फेरिकल शेप का होता है, तो रदरफोर्ड जी ने कहा कि भाई मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, जिसमें मैं क्या करूंगा, आपका एक गोल्ड फॉइल को ले लूंगा और उसमें अल्फा पार्टिकल को पास कराऊंगा। तो जे जे थॉमसन का ना वो मॉडल को प्रूफ रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है, रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं।
इसके पीछे का सिंपल सा रीजन क्या आपको पता है कि नहीं, मतलब क्या प्रूव कर देते हैं, रॉन्ग प्रूव कर देते हैं, ठीक है। और आपके जो जे थॉमसन के जो चेला रहते हैं कौन, रदरफोर्ड जी, वो अपने गुरु को ही रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में रदरफोर्ड जी को भी समझेंगे। जे थॉमसन बस इतना बोले भाई कि एटम जो है वो फुल्ली मेड ऑफ पॉजिटिव है एंड नेगेटिव इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन इट। और एटम आर स्पेरिकल, एटम को स्पेरिकल शेप का बोला, पर एटम का तो भाई 3D शेप होता है, ठीक है, जो कि हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी तक आपने 10th में क्या पढ़ा है कि आपका क्या नाम है, एटम्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में किसके, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं या रोटेट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रहते हैं, ऑर्बिटल यानी कि कमरा, वो अपने पर्टिकुलर सब शेल में रहते हैं जो कि शेल के अंदर रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत कॉम्प्लेक्स वे में, मैं आपको इजी करके समझा दूंगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत एक गजब का वे में घूमता है। तो हम लोग उसको लेक्चर में आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप जे थॉमसन जी का मॉडल को समझिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि जे थॉमसन और रदरफोर्ड से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नहीं भाई, ये सब बचकाना बात है, आप लोग 10th में पढ़ रखे हो। पर क्या है ना कि मैं इसको वापस से पढ़ा रहा हूँ कि आपको पूरा वो चीज रिकैप हो जाए, और रिकैप होने से क्या होगा, आपको आगे की चीज और समझ में आएगा। आप अगर दूसरों की गलती को पढ़ते हुए चलोगे तो आपको अपने गलती करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए लर्न फ्रॉम अनदर पर्सन मिस्टेक। यस, आई स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। तो आप जे थॉमसन जी का मॉडल को नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको क्या दिखाऊंगा, रदरफोर्ड जी का मॉडल, ठीक है। तो अब हम लोग किसका मॉडल पढ़ेंगे, आपको पता है, रदरफोर्ड जी का मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल में बेसिकली क्या हुआ मैं आपको बताता हूं कि रदरफोर्ड जी ने क्या किया, एक यहां पर एक ऐसा सोर्स ले लिया, यानी कि एक ऐसा यहां पर सबसे पहले तो बॉक्स ले लिया। ये कौन सा बॉक्स है, लीड का बॉक्स है। लीड का क्या है, बॉक्स है। लीड बेसिकली क्या करता है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो आपके पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स रहते हैं उनको सेव करके रखता है, क्योंकि आपको पता ही है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हार्मफुल रेज हमेशा छोड़ते रहते हैं। तो उनको क्या है, नॉर्मल पीपल लोग को परेशान ना, तो लीड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो लीड बॉक्स में हम लोग क्या ले लेते हैं, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत सारे हार्मफुल रेज प्रोड्यूस करता है, जिसमें से हमें सिर्फ क्या चाहिए, हीलियम+2 पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल। हीलियम+2 पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल, यानी कि इसके मतलब आप समझो हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। और हीलियम+2 का मतलब क्या होता है भाई, कि दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। हीलियम+2 का मतलब क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो हीलियम क्या हो जाएगा, क्या हीलियम का इलेक्ट्रॉन तो 0 हो जाएगा और हीलियम हो जाएगा +2, यानी कि उसके पास सिर्फ अब क्या है, प्रोटॉन है। और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव, यानी कि अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम+2 पार्टिकल यानी कि आपके अल्फा पार्टिकल, दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं ऐसा रेडियो एक्टिव सोर्स ले लूंगा जो आपको रेज दे रहा है, जो वो क्या दे रहा है, रेज दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक और प्लेट, लीड का प्लेट लगा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एक ठो लीड का प्लेट लगा देंगे। तो ये जो ऐसे पार्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ से, तो ये जो लीड का प्लेट है ना, ये सब पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ बाहर किसको जाने देगा, हीलियम+2 के अल्फा पार्टिकल को, यानी कि हीलियम+2 यानी कि अल्फा पार्टिकल को सिर्फ ये जाने देगा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मटेरियल लगा देंगे, जिंक सल्फेट का हम लोग यहाँ पर मटेरियल लगा देंगे, जिंक सल्फाइड का हम लोग मटेरियल यहाँ पर लगा देंगे, जिसमें क्या होगा अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या, जिंक सल्फाइड का मटेरियल, ठीक है। और बीच में किसको रख देंगे, यहाँ पर हम लोग गोल्ड फॉइल को रख देंगे। बीच में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गोल्ड फॉइल को रख देंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास गोल्ड फॉइल है। अभी आप बेसिकली समझो कि रदरफोर्ड जी का मॉडल क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, जो कि आपके गुरु थे किसके, रदरफोर्ड जी के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन भाई, कि एटम क्या है, इज फुल्ली मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन इट। यानी कि भैया एटम क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, यानी कि एटम के अंदर वैकेंट स्पेस नहीं है, ठीक है। पर जब ये एक्सपेरिमेंट किया कौन, आपका रदरफोर्ड जी, कि वो सोचे कि यहाँ पर हम गोल्ड फॉइल को ले लेते हैं। तो गोल्ड फॉइल, जैसे आपके पास क्या है, मान लो ये गोल्ड फॉइल का पेपर है, ये गोल्ड फॉइल का पेपर है, ठीक है।
तो ये पेपर भी किससे, गोल्ड है, तो गोल्ड के छोटे छोटे एटम मिलके एक एलिमेंट बनाए होंगे, अब सॉरी छोटे छोटे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए होंगे, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बन के कंपाउंड बनाए रहेंगे, यानी कि गोल्ड फॉइल के अंदर एंड ऑफ द डे में तो कौन है, एटम ही है, एटम ही है। तो एटम अगर है तो वो क्या करेगा, जो भी पार्टिकल आएंगे उसको क्या करेगा, वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। यानी कि आप समझो एटम इज मेड अप ऑफ फुली पॉजिटिव चार्ज एंड हीलियम प्लस 2 पार्टिकल आर पॉजिटिव इन नेचर, आर पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव क्यों भाई नेचर में, क्योंकि भाई हीलियम प्लस 2 में इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाते हैं, तो इसके पास सिर्फ क्या, प्रोटॉन। यानी कि आप एक चीज समझो कि जब ये सेम चार्जेस आपस में कोलाइड करते हैं तो वो दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि रदरफोर्ड जी बेसिकली क्या सोचे भाई कि ये जो गोल्ड फॉइल है ये इसके अंदर क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, अकॉर्डिंग टू क्या, जे थॉमसन। तो वो सोचे कि यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को अगर गोल्ड फॉइल को रख दूं और हीलियम प्लस 2 पार्टिकल उससे टकराऊं तो क्या होगा कि जितने भी पार्टिकल्स है वो सब तो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे। जैसे एक पार्टिकल ऐसे टकरा है वापस चल गया, फिर एक पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकरा है और वापस चल गया। तो ये कौन सोचा था, रदरफोर्ड जी सोचे थे, किसको समझ के, जे थॉमसन जी के आइडिया को ले गए, ठीक है। पर जब रदरफोर्ड जी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ये अल्फा पार्टिकल आया, ठीक है, वो ऐसे करके इससे टकराया और दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गया, एक आया और इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया, एक आया और एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया, एक आया और इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया, एक आया इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया। तो रदरफोर्ड जी चकमा गए, उन्होंने कहा कि भाई मेरे गुरु जी जे ने कहा कि जो भी आपके गोल्ड फॉइल है उसके अंदर क्या पॉजिटिव पार्टिकल है, एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल है, तो भैया सब रेस को तो अलग अलग डायरेक्ट, सब रेस को तो वापस आ जाना चाहिए, सब रेस टकराएगा, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव टकराएगा वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसके पीछे का अब कंक्लूजन जे थॉमसन जी ने क्या दिया कि भैया एटम के पास बहुत ज्यादा वैकेंट स्पेस है, एटम के पास बहुत ज्यादा वैकेंट स्पेस है, और उसने कहा कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है अल्फा प्लस 2 पार्टिकल में सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल है 20,000 में, यानी कि ही टोल्ड दैट 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल रिटर्न बैक to its to the same path, to the same path। यानी कि भाई मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि जैसे एक पार्टिकल यहां पर गया और रिटर्न बैक कर गया क्या, सेम पाथ में अपने, तो उससे सिर्फ कौन था, एक पार्टिकल था। अब बात को समझो, रदरफोर्ड जी ने जे का मॉडल देख के ये सोचा कि जब अल्फा पार्टिकल टकराएगा किसी गोल्ड फॉइल से तो वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। पर जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो सब क्या गए, अलग अलग पार्टिकल में अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गए। तो उन्होंने कहा कि भैया सब अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करे, यानी कि बहुत ज्यादा वैकेंट स्पेस है आपके एटम के अंदर, यानी कि जे थॉमसन का मॉडल इन्होंने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, अपने गुरुजी का मॉडल इन्होंने क्या किया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ भैया जब डिफ्लेक्ट कर गया अलग अलग डायरेक्शन में तो यहाँ पर वो हो गया, और इन्होंने कहा कि 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल रिटर्न बैक टू द सेम पाथ, यानी कि एक ही था ऐसा 20,000, जैसे 20,000 थ्रू अल्फा पार्टिकल गया तो उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल था जो वापस अपने डायरेक्शन में आया, सिर्फ भैया सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक पार्टिकल था जो अपने ओरिजिनल जगह पे आया। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि रदरफोर्ड जी का मॉडल थोड़ा अभी तक सही है, फिर आगे चल के आप देखो कि रदरफोर्ड का मॉडल भी रॉन्ग प्रूव हो गया था, ठीक है। मैं आपको दो तीन एक इसके बाद वाले स्लाइड में और उसके बाद वाले स्लाइड में बता दूंगा कि रदरफोर्ड जी का मॉडल भी रॉन्ग प्रूव हो गया था, ठीक है। तो आप इतना को समझ लीजिए। हाँ, एक और चीज, ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन क्या है, ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन ये बताता है कि जब भी कोई पार्टिकल इससे टकराएगा ना, इतना जरूरी नहीं है, जब इससे कोई भी पार्टिकल हीलियम का +2 पार्टिकल जब भी इससे टकराएगा तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इससे हमें क्या पता है कि कोई भी पार्टिकल जब इस स्क्रीन से टकराएगा और वहां पर उस स्पॉट में ग्लो हुआ, यानी कि भैया वहां पर कोई टकरा रहा है। यही चीज तो बताया ना कि देखो जैसे अब आपने 100 ठो बॉल फेंका, 99 ठो बॉल इस एटम से पार होके इसमें टकराया और आपको दिख रहा है कि 99 बॉल स्क्रीन से टकरा रहे, तो आपको पता चल गया ना कि एटम के अंदर तो वैकेंट स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। डन डन डन। अब इसका क्या, रदरफोर्ड जी का जो भी स्टेटमेंट है मैं उसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिखा देता हूँ। तो भाई आओ मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ किसका, रदरफोर्ड मॉडल का, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल जी क्या बोले, ही फॉलोड जे मॉडल
and performed an experiment in which he took gold foil and he hit a lot of alpha particle on it and he saw that 99% of the alpha particle passed through it, so he was confused and J.J. Thomson proved wrong. J.J. थॉमसन जी रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब रदरफोर्ड मॉडल क्या क्या एक्सप्लेन कर पाया भाई कि सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम अनडिफ्लेक्टेड, हेंस देयर मस्ट बी अ लार्ज एम्प्टी स्पेस। भैया बहुत सारे पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए कहां से, एटम के से, तो वो यानी कि उसमें बहुत एम्प्टी स्पेस रहेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, सम अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि कुछ कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कि सेम डायरेक्शन में क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। वो कौन थे, एक पार्टिकल था 20,000 पार्टिकल में से, यानी कि देखो आप करोड़ों अरबों पार्टिकल फेंके होंगे उसके ऊपर, ठीक है, उसमें से भी सिर्फ एक पार्टिकल था 20,000 में से, समझ सकते हो, यानी कि 1,00,000 में से 5 पार्टिकल। सो देयर मस्ट बी अ मैसिव पॉजिटिव चार्ज एट दी सेंटर, ये बेस दे दिया आपका क्या, न्यूक्लियस के लिए, यानी कि रदरफोर्ड जी बता दिए कि न्यूक्लियस हमारे पास हो सकता है। यानी कि आप स्टेटमेंट देखो कि सो देयर मस्ट बी अ मैसिव पॉजिटिव चार्ज एट दी सेंटर, वो ये नहीं बोले कि सेंटर में कौन प्रेजेंट है एटम का, न्यूक्लियस, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है पर रदरफोर्ड जी को अभी तक नहीं पता था। तो अभी ना रदरफोर्ड मॉडल करके मैं कैसे टॉपिक लिखूंगा, मतलब इसको मिटा दूंगा और एक आपको पॉइंट दे दूंगा कि न्यूक्लियस, ये वो चलो इट इज अ स्मॉल पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस तो आपको पता ही क्या है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यानी कि रदरफोर्ड जी बस अपने को ये बोल दिए कि सो देयर मस्ट बी अ मैसिव पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर, यानी कि सेंटर में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। डन 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 है भाई। अब रदरफोर्ड जी का हम लोग क्या देखेंगे, ड्रॉबैक देखेंगे। ये पॉइंट हमारा न्यूक्लियस के लिए एक बेस टाइप का बन गया, बेस यानी कि उसका नींव दे दिया न्यूक्लियस के लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, रदरफोर्ड जी के ड्रॉबैक, यानी कि रदरफोर्ड जी भी फेल हो गए, ठीक है। चलो आप इसको पहले नोट करिए। तो अब क्या है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड चचा के मॉडल में क्या क्या परेशानी हुई, क्यों उनका मॉडल को फेल कर दिया गया, अब मैं आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल का पहला पॉइंट क्या है, इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि जो एटम का वो स्ट्रक्चर दिया ना, तो वो क्या था, बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, क्या था वो, बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। तो रदरफोर्ड जी ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in circular orbit, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं बॉस, वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो आपने भी पढ़ रखा है कहाँ, क्लास 10 तक, क्लास 10 तक, ठीक है, क्लास 10 तक आपने क्या पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, जो कि मैं प्रूफ कर दूंगा रॉन्ग, उसको मैं नहीं, मतलब हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग ने इस चीज को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। कौन, किसने रॉन्ग प्रूफ किया था, बोर ने आके, बोर का भी ड्रॉबैक था वो, आगे चल के आपको पता चले क्वांटम नंबर में हमारा, इसके बाद हम लोग बोर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, इन क्या, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो साइंटिस्ट लोग ऐसे बैठे रहे, ऐसे आया रदरफोर्ड चाचा, भैया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये हमारा एटम है, उसके बगल में ये न्यूक्लियस है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। सर ये तो हमने पढ़ रखा है। तो ऐसे जो साइंटिस्ट लोग यहाँ बैठे हुए थे, ठुक 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 ठुक, उन्होंने पूछा रदरफोर्ड जी, अच्छा ये बताइए कि हमें मैक्सवेल जी ने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन यानी कि एक चार्ज पार्टिकल जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड घूमेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और एंड ऑफ द डे में वो जाके न्यूक्लियस में डिपॉजिट हो जाएगा, वो जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब रदरफोर्ड जी चकरा गए, वो बोले भैया तुम क्या बोल रहे हो, वो बोले भैया तुम क्या बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल when a charged particle revolve around a nucleus or a particular part around a nucleus, यहाँ पर हमें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का बात करते हैं, किसी के भी अराउंड
अराउंड अ न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस इसलिए अराउंड अ न्यूक्लियस, according to Maxwell, when a charged particle revolve around a nucleus, it will radiate energy. It will radiate energy and ultimately fall on the nucleus. यानी कि भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि साइंटिस्ट लोग आए बोले कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है, ऐसे करके घूम रहा है, थोड़ा एनर्जी और रेडिएट किया, एंड ऑफ द डे में आके तो न्यूक्लियस में बैठ जाएगा जाके और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप समझो, आप हो, ये आपकी वो है किरस है, किरस है ये, और आप क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, आप क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं लाले। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, आपकी किरस है, आप ये हो, या आपकी किरस है। तो जब आप इसके अराउंड घूमते रहोगे, इसको फॉलो करते रहोगे, एंड ऑफ द डे में तो आप इसके अंदर जाके मिल जाओगे ना भाई। अगर आपने अपना पूरा जोर लगाया है, सब कुछ लगाया है, अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है, पढ़ाई छोड़ के आप इसके पीछे बस घूमते रहे, तो एंड ऑफ द डे में तो अपना बना ले पिया कर लेगी ना आपके साथ, और आप क्या हो जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। आप घूमे, पढ़ाई अपना छोड़े, सब कुछ छोड़े, एंड ऑफ द डे में देखो आप इतना दूर थे तो आप अपना सब काम अच्छा सा कर रहे थे, जैसे जैसे आप थोड़ा उसके और करीब आए, एनर्जी रेडिएट हुआ, एंड ऑफ द डे में आप लोग दोनों क्या कर लिए, मेल मिलाप कर लिए, उसी दिन आप क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि आपने अपना पढ़ाई को छोड़ दिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी अगर भैया ऐसे घूमते घूमते आके न्यूक्लियस में आके बैठ जाएगा तो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बूम धमाका, खेल खत्म, पैसा हजम, खत्म, बाय बाय टाटा। ये तो हमें नहीं करना है ना। अगर मान लो ऐसा रियल लाइफ में होता तो हम लोग भी किससे बने हुए, एटम से बने हुए, इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर भी है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और इंडोजे में आके एटम के अंदर जाके घुस जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाके वो घुस जाएगा। तो जैसे मान लो न्यूक्लियस है क्या, सील्ड पैक माल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आके जैसे तैसे करके घुस गया, तो वो क्या होगा ना, फट जाएगा, तो धरती खत्म हो जाएगा, ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर ऐसा तो नहीं होता है ना, हाँ ऐसा नहीं होता है सर। तो यानी कि सर आप क्या बोलना चाह रहे हो, रदरफोर्ड जी का मॉडल गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, ठीक है। इसका रीजन रदरफोर्ड जी के पास नहीं था कि ऐसा क्यों होता है, वो उन्होंने बस बोल दिया कि भाई कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन्होंने क्या बोल दिया, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बस इन्होंने ऐसे बोल दिया भाई कि जो इलेक्ट्रॉन का जो घूमने का फोर्स है वो इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अराउंड, तो क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, ये दोनों फोर्स इक्वल है, पर ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। इसका पीछे बस ऐसे मुंह से बोल दिया, और इसका आप एक्सप्लेनेशन दो, उन्होंने नहीं दे पाया, तो उनका ये मॉडल फेल हो गया। और एक ड्रॉबैक इसका दूसरा क्या है, पहले की जान दिल है कुर्बान आपके ऊपर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज क्या मतलब, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, बोर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। यानी कि आपको पता ही है कि हमारे जे थॉमसन जी आए, वाटरमेलन हमको खिलाए और उनका मॉडल को हम फेल कर दिए। उसके बाद उनके ही शिष्य क्या नाम है, रदरफोर्ड जी आए, वो जे थॉमसन का मॉडल को एक्सपेरिमेंट किए, वो फेल हो गए, उनको हटा दिया हम लोग। अब हम लोग किस में आ जाएंगे, बोर जी में। बोर जी से हम लोग कुछ अच्छा सीखेंगे, फिर उनको भी हम लोग हटा देंगे। सृष्टि का नियम है, सृष्टि यानी कि जीवन का नियम है कि जो आपका काम में है उसको काम में लो, उसका काम खत्म, पैसा हजम, उसको हटा दो वहां से। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हम लोग इंसान लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो बोर जी का मॉडल का सबसे पहला तो पर्पस क्या था, पर्पस ऑफ बोर मॉडल। भाई गर्मी बहुत लग रहा है, एक मिनट थोड़ा फैन बढ़ा देते हैं, फैन का स्पीड, तो गर्मी का माहौल है। पर इसका पर्पस क्या है, इसका पहला पर्पस क्या है कि ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। भैया इसका सबसे पहला मकसद तो यही है कि रदरफोर्ड जी ने जो जो गलती किया है उसको हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। इनका पहला मकसद क्या है, वही है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, बस चेक कर लेते हैं, हाँ हो रहा है सर। तो इनका मकसद क्या है भाई कि रदरफोर्ड जी का तो सबसे पहले गलती हम लोग सुधारेंगे, ठीक है। जो जो रदरफोर्ड जी ने गलती किया उसको हम सुधारेंगे। और इनका दूसरा पर्पस क्या था
एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना, टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये दोनों पॉइंट ड्रॉबैक ही है किसका, रदरफोर्ड मॉडल का। ठीक है, देखो बोर जी क्या थे, बोर जी ने पहले ही बोल दिया भाई मैं जो भी तुम लोग को बताऊंगा उसका मैं तुमको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, पर मैं वो कैसे होता है वो बता, मतलब कि जैसे कि भाई टायर गोल घूम रहा है, टायर गोल घूमता है, क्यों घूमता है, टायर ऐसे ऊपर नीचे क्यों नहीं जा रहा है, जब साइकिल ऐसा आप चलाते हो तो टायर गोल घूम के आगे क्यों जा रहा है, वो टायर क्या नाम है ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा है, इसका मेरे पास रीजन नहीं है कि ऊपर नीचे क्यों होता है और आगे क्यों चलता है, पर हाँ आगे चला के मैं आपको दिखा दूंगा। बोर जी ये बोले। ठीक है, तो बोर जी का पोस्टुलेट्स क्या था, मेन पोस्टुलेट्स, और बोर जी ये बोले कि भाई तुम लोग कोई मेरे से रीजन नहीं पूछेगा, मैं आपका जैसे आपका लोकल मैकेनिक होता है और आपका मेन मैकेनिक होता है। लोकल मैकेनिक कौन होता है, जैसे कार स्कूटी वगैरह का आप जाओगे, ऐसे रोड के साइड में रहते हो लोग, जाओगे हाँ भैया क्या है मोबिल नहीं डालना, मोबिल डाल दो बस काम खत्म। उनको थोड़ा ना पता कि मोबिल से इंजन फ्री होता है, इंजन कैसे मोशन करता है क्लॉकवाइज, क्या फलना ढिमकाना मेरे को भी नहीं पता, तो ऐसा वो लोग को नहीं पता रहता। ठीक है, पर आप जब शोरूम के मैकेनिक के पास जाओगे तो बोल देगा भाई आपके इंजन का ये स्क्रू ढीला है, तो ये लोग काम कर सकते हैं, रोड वाले लोग काम कर सकते हैं। तो वही चीज था कौन, बोर जी। ठीक है, बोर जी, तो बोर जी का पहला पोस्टुलेट्स क्या था, मेन पोस्टुलेट्स, बोर जी पहला पॉइंट ये बताए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर क्या, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल आर द सेम थिंग। ठीक है, ऑर्बिट और फिर एनर्जी लेवल, एंड द ऑर्बिट्स हैव एनर्जी, एंड द ऑर्बिट्स हैव एनर्जी। यानी कि भाई इनका पहला पॉइंट ये था कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस हो गया, पहला शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया और ये तीसरा शेल हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पर ये चीज गलत हो गया था, रदरफोर्ड जी रॉन्ग प्रूव हो गए थे। ठीक है, आपको पता ही होगा क्योंकि मैक्सवेल जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो घूमता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा और वो एंड ऑफ द डे में न्यूक्लियस में डिपॉजिट हो जाएगा। पर यहाँ पर बोर जी ने क्या बोला, जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पहला शेल में, तो पहला शेल का जो एनर्जी रहेगा, देखो सुनो अच्छा से, पहला शेल का जो एनर्जी रहेगा उतना एनर्जी रहेगा क्या, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, उतना एनर्जी किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का रहेगा। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि आपका बोर जी ने हमें ये बता दिया था कि अब हर एक एनर्जी लेवल, हर एक शेल के पास क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। ठीक है, और उस एनर्जी का फॉर्मूला भी दे दिया था हमें, जो कि हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक बार ऐसे ही मुंह से निकला तो बता देता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z² by N इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये फॉर्मूला दे दिया था बोर जी ने। बोर जी ने कहा भाई कि देखो जैसे कि मान लो आप ऐसे रनिंग कर रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, आप जॉगिंग करके जा रहे हो, आप जब जॉगिंग करके जाओगे तो आपका अंदर से एनर्जी निकलेगा, आपके पैर में एनर्जी लग रहा तभी तो आप दौड़ रहे हो, तो एंड ऑफ द डे में आप थक जाओगे। ऐसा तो नहीं ना आप आज दौड़ना चालू किए तो 100 साल तक आप दौड़ ही रहे हो, नहीं भाई, आप इंसान हो, एंड ऑफ द डे में थक जाओगे। अगर मैं वहीं पर आपको ये कर दूं कि जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो, आपका ऐसे 2 कदम में 10 जूल का एनर्जी निकल रहा है, उसी समय 10 जूल आपको एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ वाटर दे दिया, पानी पिला दिया वही समय में। या फिर आप जो प्लेटफॉर्म में दौड़ रहे हो, मैंने एक ऐसा इमेजिनरी प्लेटफॉर्म बना दिया कि आप जैसे जैसे उसमें दौड़ रहे हो तो आपका जो एनर्जी खर्चा हो रहा है वो वापस आपको रिगेन हो जा रहा है, तो एंड ऑफ द डे में नेट एनर्जी क्या हो जाएगा, निकलना और जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हो ना, जैसे मान लो आप हाथ घुमा रहे हो, ठीक है, हाथ घुमा रहे हो तो मेरा यहाँ पर अभी दर्द हो गया, मैं ऐसा करूंगा कि आप हाथ घुमा रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये घूम रहा है, जितना घूमते रहेगा उतना एनर्जी वापस अपना रिगेन कर जाएगा। मान लो एक रोटेशन में इसका एनर्जी लग गया 10 जूल का, तो उसी समय जैसे यहाँ पर पहुंचा 10 जूल एनर्जी इसको फिर से मिल जाएगा, तो एंड ऑफ द डे में तो इसका एनर्जी लॉस होगा ही नहीं। तो ये यही बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में और हर एक ऑर्बिट का एनर्जी होता है। जैसे मान लो इसका एनर्जी 10 है मान लो, तो इसका एनर्जी मान लो 20 होगा, तो इसका एनर्जी मान लो 30 होगा, ऐसे करके हर एक शेल का एनर्जी रहता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ द डे में न्यूक्लियस में डिपॉजिट नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था, ऐसे रदरफोर्ड जी का मॉडल क्यों रॉन्ग हुआ, मान लो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन घूम घूम के एंड ऑफ द डे में न्यूक्लियस में डिपॉजिट हो जा रहा था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जिसमें वो घूम रहा है और उसमें ही एनर्जी है। ठीक है, और दूसरा बोला कि हमेशा वो एनर्जी लेवल में घूमेगा, ऐसा नहीं कि
दो एनर्जी लेवल के बीच में घूम रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, होप करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे दूसरा पोस्टुलेट। पॉइंट यही बोल रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो ना ही एनर्जी लूज करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि ऑर्बिट के पास भी तो अपना एक एनर्जी होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, या दूसरा का ए बीट मान लो, दूसरा का ए और बी दो ठो बीट है। ठीक है, ए बीट क्या बोलता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी from lower energy to higher energy level, it gains energy। यानी कि भाई मान लो कि ये यहाँ पर अभी पहला शेल है, ये पहला शेल हुआ, दूसरा शेल हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन को पहला शेल से जंप करके दूसरा शेल में पहुंचना हो, अगर इलेक्ट्रॉन को पहला शेल से जंप करके दूसरा शेल में जाना हो, यानी कि आप मान लो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहे हो और आपको एनर्जी कितना लग रहा है, 10 जूल। यानी कि आप 10 किलोमीटर आवर के स्पीड से दौड़ रहे हो, जैसा आपका 10 जूल खर्चा होता है वैसा आपको 10 जूल वापस से मिल जाता है। अगर अभी आपको आपका स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर करना है तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। भाई जब आप 10 किलोमीटर पर आवर से कर रहे थे तो आपको 10 जूल लग रहा था, जब आप 20 से दौड़ोगे तो आप ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे ना, तभी तो आप हायर स्पीड में दौड़ पाओगे। ठीक है, डन, समझ गए सर। और बी पॉइंट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from higher energy to lower energy level, it release energy। यानी कि मान लो अगर आप अभी हो सेकेंड ऑर्बिट में और आपको कहां जाना है, पहला ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में हो आप और आपको कहां जाना है, पहला ऑर्बिट में, तो आप क्या करोगे, कुछ एनर्जी को रिलीज कर दोगे। ठीक है, आप एनर्जी क्या करोगे, रिलीज कर दोगे। यही जो एनर्जी रिलीज होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, वही जो आप एनर्जी रिलीज करोगे वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करोगे। यानी कि मान लो आप 20 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हो, आपका एनर्जी कितना लग रहा है, 20 जूल। अगर आपको भी 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना है और अगर आप वापस से 20 जूल एनर्जी लोगे तो आप 10 किलोमीटर पर आवर से नहीं दौड़ पाओगे। ठीक है, डन, समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ गया। तो इसी के साथ भाई हमारा पोस्टुलेट्स वाला खत्म हुआ। अब मैं आपको क्या दे देता हूँ, फॉर्मूला सब दे देता हूँ जो हमें बोर जी ने दिया था। एंड ऑफ द डे में फॉर्मूला सब रॉन्ग हो जाएगा, पर इन फॉर्मूला से क्वेश्चन आएंगे आपके पक्का, क्योंकि भाई ये फॉर्मूला सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप इसको नोट कर लिए तो पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आप यहां से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ शेल एक ही बात है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, उससे पहले आप वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से घूम रहा है, ये भी बोर जी ने बताया था, जो कि आपका 2.18 Z/n से पहले आप लिख लीजिए 10⁸ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर आपसे किसी ने रेडियस पूछ लिया, रेडियस यानी कि भाई आपका, जैसे कि मान लो ये पहला शेल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच का ये होता है क्या, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस अगर आपने किसी से पूछ लिया तो वो हो जाएगा 0.529 n² बाय Z एमस्ट्रॉन्ग। और एक चीज और जान लो आप कि 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप तीनों को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर टैटू करवा लीजिए। यहाँ पर एनर्जी का, यहाँ पर आपका वेलोसिटी का, यहाँ पर रेडियस का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों फॉर्मूला। ठीक है, -13.6 Z² बाय n² और ये सब। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए उसके ऊपर में, जैसे कि पूछ ले आपसे कि कैलकुलेट द एनर्जी
velocity and radius of the electron क्या electron in the first orbit ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर बोल दिया जाए आपको। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन एटम में आपका एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो डायरेक्ट एनर्जी के लिए आप क्या करोगे? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 Z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम उसकी यूनिट है, तो उसको हम लोग साइड कर देते हैं। यहाँ पर Z क्या है? उसका एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है? Z है। और n क्या है? नंबर ऑफ शेल। n क्या है आपका? नंबर ऑफ शेल। तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला, इतना सिंपल क्वेश्चन रहता है ये। तो -13.6 इंटू यहाँ पर z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ शेल कितना? फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, हाँ, तो 1 का स्क्वायर। तो इसके पहले ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ पर क्या निकल गया? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन एटम में एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप समझ लीजिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसका क्या निकल गया? आपका एनर्जी निकल गया, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का। वहीं पर अगर आपसे रेडियस पूछ ले, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? 0.529 इंटू n²/z। तो यहाँ पर पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर 0.529 इंटू नंबर ऑफ शेल कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन z कितना है? 1। तो एंड ऑफ द डे में कितना गया? 0.529 एंगस्ट्रॉम। और 0.529 आपका इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम आपका क्या होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका क्या बता दो, आप वेलोसिटी बता दो, क्या बता दो? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2.18 इंटू 10⁻8, 10⁻⁻8 या 8 है, 10⁸ इंटू ZYN। तो वेलोसिटी कितना हो गया? 2.18 इंटू 10⁸। Z यहाँ पर कितना हमारे पास? 1 और बाय 1, तो ये कितना गया? वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो होप करता हूं आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गया। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, -13.6 Z²/n²। इसमें लगाए, आंसर मिल गया। Z क्या होता है? एटम का नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। और मास नंबर कितना है? टल्लाटम। ठीक है, अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा? एक मस्त चीज बताता हूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। आप पहले इतना को नोट कर लीजिए। तो हाँ भाई, अगर मैं आपको बोल दूं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी कि मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि आपका जैसे फोर्थ शेल का एनर्जी मान लो ज्यादा है, तो वो शेल का इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, क्योंकि एनर्जी ऑफ शेल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? नहीं आया क्या? आया होगा, नहीं आया तो चलो आपको मैं एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। आप बस इस पॉइंट को देख लो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्टेबिलिटी। तो यहां पर मैं 4 शेल ले लेता हूं, 1 2 3 4 शेल। ये 4 शेल मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब क्या है? हाइड्रोजन एटम है मान लो, ठीक है। सब एटम के लिए ऐसी होगा, मैं आपको हाइड्रोजन एटम के एग्जांपल से समझा रहा हूं। और ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नया चीज है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे, एकदम ध्यान से बैठिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। अगर मैं आपसे बोलूं कि एनर्जी निकालो पहला शेल का, यानी कि ये पहला शेल है, इसका एनर्जी निकालो, तो पहला शेल का एनर्जी का पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि पहला शेल का एनर्जी निकालो, तो -13.6 इंटू जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटम का नंबर तो 1 फिक्स्ड है, और एन क्या होता है? नंबर ऑफ शेल, तो वो भी 1 का स्क्वायर 1, यानी कि एंड ऑफ द डे में एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल आ गया -13.6। यहां पर लिख दो क्या? -13.6, ठीक है। वहीं पर अगर मैं आपको बोल दूं कि एनर्जी निकालो दूसरा शेल का, तो -13.6 इंटू जेड तो अभी भी 1 रहेगा, पर नंबर ऑफ ऑर्बिट अब क्या हो गया? दूसरा। नंबर ऑफ शेल क्या हो गया? अभी दूसरा, तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया। तो -13.6 इंटू
1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 3.4, तो ये कितना आ गया -3.4। तो एनर्जी ऑफ सेकेंड शेल कितना आ गया भाई, -3.4। अब वहीं पर मैं बोलूं आपको कि तीसरा शेल का एनर्जी निकालो, तो क्या बोलते हैं, तो -13.6 इंटू जेड तो अभी 1 है और यहाँ 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, तो -13.6 इंटू 1/9, तो 9 1 जा 9 और 10 11 12 13 46 ना, तो अप्रोक्स ये 1.5 आ गया, अप्रोक्स ये 1.5 आ गया, -1.5 आ गया तीसरा का एनर्जी। और वहीं पर चौथा का एनर्जी अगर आप निकालोगे तो -13.6 इंटू 1/4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, -13.6 इंटू 1/16, ये अप्रोक्स एंड अप्रोक्स कितना आ जाएगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना करने का पीछे रीजन क्या है अभी मैं आपको समझाता हूं। आप एक चीज याद करिए कि बचपन में आपको अगर बोला जाए, बचपन यानी कि 9 या 10 क्लास तक, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, फोर्थ शेल की पहला शेल, तो आपका सिंपल आंसर रहेगा फोर्थ शेल। तो आज आपको उसका ही रीजन पता चल गया विद द हेल्प ऑफ क्या, बोर जी का मॉडल, कि भाई फोर्थ शेल का एनर्जी ज्यादा रहता है। यानी कि मान लो आपके पास ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है और ये चौथा शेल है, तो पहला शेल में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो मान लो ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, तीसरा शेल और ये चौथा शेल है, ठीक है। तो पहला शेल में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूसरे शेल में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तीसरा शेल में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और चौथा शेल में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। पर चौथा शेल में ज्यादा एनर्जी से घूम रहा है एज कम्पेयर टू क्या, पहला शेल, क्योंकि भाई आपको पता है कि -0.8 इज मच मच बिगर देन -13.6, यानी कि आप समझ रहे हो जितना एनर्जी शेल का है उतना ही एनर्जी किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। तो चौथा शेल में एनर्जी है कितना, -0.85, तो बहुत तेजी से उसमें घूम रहा है। वहीं पर पहला शेल में -13.6 से धीरे धीरे घूम रहा है। तो देखिए जो जितना तेजी से घूमेगा उसको अनस्टेबल करना बहुत ज्यादा ईजी है, उसको वहां से निकाल के फेंकना बहुत ज्यादा ईजी है। मान लो मैं एक ट्रैक में दौड़ रहा हूँ, एकदम क्या बोलते हैं, जैसे मैं मान लो गाड़ी चला रहा हूँ 100 की रफ्तार से, ऐसे मेरे पीछे एक जन ऐसे हाथ में कंधा में हाथ रख के बैठ गई, मजा आया नहीं आया भाई बेकार बात। तो मेरे पीछे मान लो जन बैठी है, ऐसे करके मैं धूम मचाले ट्रूम कैसे किया, एकदम तेजी से मेरा गाड़ी आगे जा रहा है, ठीक है। मैं कितने के स्पीड में हूँ, 100 के स्पीड में, यानी कि मैं कहाँ पर हूँ, चौथे एनर्जी लेवल पे। तो जब मैं 100 के स्पीड से ऐसे करके जा रहा हूँ और आगे आ गया स्पीड ब्रेकर, तो मैं जैसे जैसे ब्रेक मारूंगा तो पीछे वाला क्या होगा ना, 100 का स्पीड में जा रहा हूं मैं, तो पीछे वाला क्या होगा ना, थ्रैक से उड़ के मेरे पीछे आके टकरा जाएगा, ऐसे करके ट्रैक से टकरा जाएगा और हमें क्या आ जाएगा, मन खराब हो जाएगा, ठीक है, हुसैन तेरा तौबा तौबा। तो ऐसे करके वो सामने आ जाएगी दीदी हम लोग की, हम लोग परेशान हो जाएंगे, पाप हो गया भाई। तो अब क्या है, 100 का स्पीड से हम लोग जा रहे हैं तो आप क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, जो आपके पीछे बैठा था वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। पर वहीं पर मान लो आप 10 के स्पीड से जा रहे हो, कि आप पहले एनर्जी लेवल पे हो। जब आप 10 के स्पीड से जा रहे हो और सामने ब्रेकर, तो धीरे धीरे ब्रेक मारोगे, ना पीछे वाले को परेशानी ना आपको परेशानी, कोई पाप भी नहीं होगा हमारा। तो जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए हम लोग को, इससे हमें ये सीख मिलती है। वाह वाह क्या लाइन है। तो समझ गया आप, तो चौथे में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू क्या, पहले एनर्जी लेवल से। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी। समझ गए समझ गए समझ गए। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि हियर द इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्थ एनर्जी लेवल can be
easily ejected than first because in fourth orbit the electron is moving with high energy than first orbit electron. सो देन फर्स्ट, और हमें तो पता ही है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपका इलेक्ट्रॉन पहला वाला एनर्जी का ज्यादा स्टेबल है कि फोर्थ वाले का, तो आपका आंसर रहेगा पहले वाला एनर्जी लेवल का। ठीक है, होप करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। भाई ये चीज हमें 10 क्लास तक ऐसे ही बता देते थे कि इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से इजी है, पर आज आपको उसका पूरा रीजन पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन भी किस में घूमता है, एनर्जी लेवल में घूमता है। और आधे घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के अंदर एक सबशेल होता है, सबशेल के अंदर उसका पर्टिकुलर एक कमरा होता है। ठीक है, आपको ये चीज भी पता चल जाएगा। यानी कि अगर अभी तक आप अगर सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल पे घूम रहा है, सर्कल पे घूम रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन सर्कल के एक सबशेल में घूम रहा है, सबशेल के एक उसका पर्टिकुलर कमरा बना हुआ है, और उसमें भी वो आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्पॉइलर दे रहा हूँ कि आपको उस समय हार्ट अटैक ना आ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल, यानी कि हम लोग बोर का मॉडल को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो भाई अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल, यानी कि बोर जी जो अपना कॉन्सेप्ट बताया, बोर जी जो अपना मॉडल दिए कि एटम कैसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, कौन क्या करता है, तो अब हम लोग उसका देखने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन, यानी कि बोर जी का मॉडल को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन उसका क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर जी जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिमूव करते हैं और रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करना है ना तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं, या फिर दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ सकते हैं। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर है पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये है पहला शेल, ये है दूसरा शेल, ये है तीसरा शेल। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पहला शेल में, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कहाँ, पहला शेल में, तो अगर उसको जंप करना है तो वो पहला शेल से इधर दूसरा शेल में जंप करेगा, या फिर पहला शेल से तीसरा शेल में जंप करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा जंप करेगा या फिर वापस आएगा इन द आपका क्या नाम है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, मान लो आप रहते हो ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है, आपको जाना है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में, तो आप डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर से ऐसे शक्तिमान करके ऐसे कूद और नहीं पहुंच गए भैया फर्स्ट फ्लोर में, ऐसा तो नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड फ्लोर से पहले एक सीढ़ी लोगे, दो सीढ़ी लोगे, तीन सीढ़ी लोगे, ऐसे सीढ़ी की मदद से आप क्या मानते हो फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच पाओगे। यानी कि मान लो आपका न्यूक्लियस क्या है, आपका ग्राउंड फ्लोर, और ये पहला ऑर्बिट क्या है, पहला आपका क्या नाम है, पहला ऑर्बिट क्या है, पहला सीढ़ी है, ये दूसरा सीढ़ी है, तीसरा सीढ़ी है। तो मान लो आप ऐसे जगह में जहां पर आप एक सीढ़ी चढ़ोगे तो आप फर्स्ट फ्लोर में, तो आप इलेक्ट्रॉन जो है वो सीढ़ी यानी कि ऑर्बिट्स के मदद से ही मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करना है तो वो एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में और दूसरे से तीसरा में, और इलेक्ट्रॉन अगर आएगा बिना तो वो मान लो तीसरा ऑर्बिट में, तो तीसरा ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में आ सकता है, तीसरा ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में आ सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि तीसरा ऑर्बिट से उसका मन हुआ तो यहाँ बीच में कहीं घूम रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट टू ऑर्बिट जंप करेगा। ठीक है, according to Bohr the electron don't lose energy when it revolves and it cannot jump from first to lower orbit as there is no lower orbit present। यानी कि आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जंप करेगा किसमें, ऑर्बिट में। दूसरा बात क्या है भाई, दूसरा बात क्या है कि जैसे कि मान लो मैं आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमता है विद द एनर्जी ऑफ क्या, ऑर्बिट में। तो हाइड्रोजन एटम के एग्जांपल से मैं आपको समझाया था कि पहला ऑर्बिट का एनर्जी रहता है -13.4, दूसरा का -4.6, ऐसे करके घटते जाता है। ठीक है, ऐसे करके घटते जाता है, 4.6 और 3.5 जो भी था, आप अपने नोट्स में चेक करना। तो बात क्या है कि जैसे यहाँ पर -13.4 और -4.6 है, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पहला ऑर्बिट में, तो उसका एनर्जी कितना है, -13.4। अब वो एनर्जी लूज तो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिक कार चला रहे हो, तो जैसे से इलेक्ट्रिक कार चल रहा है तो उसका चार्ज कम हो रहा है। अब मान लो रोड में आप ऐसा सब्सटेंस लगा दिए ऑटो चार्जिंग वाला, कैसे से टायर मूव कर रहा है, जैसे मान लो
एक पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचने में 10 जूल का एनर्जी खर्चा हो गया इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 10 वॉट का एनर्जी मान लो खर्चा हो गया, तो आप रोड में ऐसा चीज लगा रखे हो कि 10 वॉट आपको चलते चलते मिल जाएगा, तो आपका एनर्जी नेट एनर्जी लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में घूमता है और कोई उसका एनर्जी लूज नहीं होता है, तो इससे हमारा रदरफोर्ड जी का ड्रॉबैक क्लियर हो जाता है। रदरफोर्ड जी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ना कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। एंड जंप फ्रॉम फर्स्ट टू लोअर ऑर्बिट एज देयर इज, और देखो इलेक्ट्रॉन कभी भी जंप नहीं कर सकता पहले ऑर्बिट से न्यूक्लियस में, क्यों? क्योंकि उसके बीच में रास्ता है ही नहीं, ठीक है, उसके बीच में रास्ता है ही नहीं। तो रदरफोर्ड जी का क्या था, जैसे मान लो ये एटम है, तो इलेक्ट्रॉन मान लो एक ऑर्बिट में घूम रहा है, तो एनर्जी लूज कर करके एंड ऑफ द डे में तो न्यूक्लियस में आके डिपॉजिट हो जा रहा था ना। तो बोर जी ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन हमेशा किससे बात करेगा, ऑर्बिट्स में बात करेगा। तो ऑर्बिट्स में बात करने के कारण पहला ऑर्बिट जो है ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट, इसके नीचे तो और कोई ऑर्बिट है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट न्यूक्लियस में नहीं जा सकता, ठीक है। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इसका पहला एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब मैं आपको क्या बताऊंगा इसका दूसरा एप्लीकेशन जो कि होगा एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो दूसरा हमारा क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास देखो ये अपना रदरफोर्ड जी का ड्रॉबैक था, तो मैं आपको क्या बोला कि बोर का पहला तो मकसद यही था कि रदरफोर्ड के जितने भी ड्रॉबैक है सबको क्लियर कर देने का, ठीक है। तो रदरफोर्ड फेल हो गया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा देने में, तो बोर जी क्या किए थे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिए। वो बोले कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा सबसे पहले आप समझिए क्या होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक ऐसा स्पेक्ट्रम लाइंस होता है जो कि दिया जाता है किसके, एटम से। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी कि एटम का स्पेक्ट्रा, यानी कोई भी एटम जब भी एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल में जाएगा, या फिर एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जाएगा, या फिर दूसरा ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में आएगा, तो वो कैसा रेडिएशन आपको दे रहा है, वो एटम कैसा रेडिएशन आपको दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी कि एटम का स्पेक्ट्रा हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एकदम ध्यान से सुनिए, आपको पूरा 1 मिनट में ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। देखो एमिशन स्पेक्ट्रा समझने से पहले आप क्या समझिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि एमिशन आपका इंपॉर्टेंट है, आप एब्जॉर्प्शन समझोगे उसके बाद आपका एमिशन इजीली समझ में आ जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है सर, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपके न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। तो मान लो आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसको अगर जंप करना है कहां, दूसरे ऑर्बिट में, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो पहला ऑर्बिट में ऐसे सर्कल सर्कल घूम रहा है, उसको जंप कहां करना है, दूसरे वाले ऑर्बिट में, तो उसको क्या करेगा, तो जंप कर पाएगा, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो वो जंप कर पाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो पहला ऑर्बिट में है अगर उसको दूसरा एनर्जी लेवल में जंप करना है तो उसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब। और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस तब देगा, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। वाह 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 सर, क्या एक्सप्लेनेशन था। हाँ भाई एक्सप्लेनेशन जबरदस्त था, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन था। बस भाई मैं यही बोल रहा हूं कि क्या नाम है आपका, जैसे कि when an electron jumps from lower energy level to higher energy level, it absorbs energy and the spectra we get is called absorption spectra। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जंप करने के लिए लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और हमें जो स्पेक्ट्रा देता है उसको बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। वहीं पर एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, अभी आप इसको समझिए। जैसे कि मान लो आपको मैं पहले ही बता रखा हूं, एमिशन स्पेक्ट्रा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मुश्किल नहीं होगा, मैं आपको इसको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। पहले आप एक चीज याद कर लो
कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी। यानी कि सर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी जैसे जैसे मान लो कि पहले वाले का एनर्जी कितना है, -13.6, तो दूसरे वाले का एनर्जी कितना है, अभी मैं देख ही लेता हूं, क्यों मैं आपको बार बार ये गलत और वो सही बोलूं। दूसरे वाले का एनर्जी है -3.4, -3.4, ठीक है। तो देखो एनर्जी किसका ज्यादा है, -3.4 का एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू -13.6। आपको पता ही है, आप 11th क्लास में अभी। तो एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब देखो मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन है पहला ऑर्बिट में, मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन है पहला ऑर्बिट में, वो जंप करेगा कहां, सेकेंड ऑर्बिट में, वो जंप करेगा कहां, सेकेंड ऑर्बिट में। तो जो इलेक्ट्रॉन था पहला एनर्जी लेवल में, वो ऐसे घूम रहा था न्यूक्लियस के अराउंड -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एकदम हौले हौले से तेरा हुआ, ऐसे करके घूम रहा था। जैसे वो जंप करके कहा चल गया, सेकेंड ऑर्बिट में, तो उसको घूमना पड़ गया -3.4 से। तो पहले वो ऐसे ऐसे जहां घूम रहा था, अभी वो ऐसे 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 करके घूम रहा है। तो वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, अब ऐसे ऐसे करके घूम रहे हो, मैं आपको एक कान में रैप्टा मारूंगा तो आप थोड़ा सा हिलोगे पर अपने ट्रैक में वापस आ जाओगे। अभी आप दौड़ रहे हो बहुत तेजी से, ऐसे गोली का रफ्तार से, मैं देखो ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे मारे, ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे मारे, तो हम आगे कहाँ फेंका गए, हम आगे क्या हो गए, फेंका गए। तो वही चीज होता है क्या, आपके एमिशन में। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिट में, तो वो क्या करता है, अपना स्टेबिलिटी को लूज कर देता है, और वहां क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो वापस से अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो जब जंप करता है दूसरे से पहले वाले शेल में, और हमें जो स्पेक्ट्रा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लो जब इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में था तो वो खुश था, सेकेंड ऑर्बिट में जब वो कूदा तो वो खुश नहीं था, तो वापस से वो क्या आएगा, खुश होने के लिए पहले ऑर्बिट में आएगा। तो इस स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। यानी कि भाई अभी मैं एक बार ऊपर वाला आपके एब्जॉर्प्शन को मिटा देता हूं। जब भी एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और जंप करता है हायर एनर्जी लेवल में, तो अनस्टेबल हो जाता है, और वो वापस से क्या आता है, सेकंड, मान लो सेकंड में जंप किया तो सेकंड से पहले शेल में आएगा। तो जब वो उस एमिशन हम लोग को देगा, जब वो सेकंड से पहला में आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। ये इसका मैं लिख दिया हूं कि when an electron gain energy and jump to higher energy level it becomes unstable, so to gain stability back it returns to original shell and the spectra we get is called emission spectra। यानी कि जब वो रिटर्न होता है कहां, दूसरे सेल से पहला शेल में, तीसरे सेल से पहला में, चौथे से पहला में, और तब जब हम वो जो स्पेक्ट्रा देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है भाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का उल्टा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जब एनर्जी गेन करके पहला से दूसरा में जाता है, एमिशन क्या, जब पहला से दूसरा गया वहां अनस्टेबल हो गया तो दूसरा से पहला में आएगा और हमें जो एमिट करेगा रेडिएशन उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिट, एमिशन, एप्लीकेशन आपका यही दो है, ठीक है। अभी आप लोग को अकॉर्डिंग टू योर कोर्स आप लोग का एमिशन स्पेक्ट्रा का आपका एमिशन स्पेक्ट्रा का हाइड्रोजन पढ़ना, हाइड्रोजन एटम को कैसे आप जब एनर्जी देके पांचवें में पहुंचाओगे तो पांचवें जब पहला में आएगा, चौथे से पहला में, लाइमन बार्मर सीरीज आपको मैं अभी ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इतना को नोट कर लीजिए पहले जल्दी से। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस छोटा सा पार्ट है बस, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो स्पेक्ट्रल लाइंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिकंटिन्यूअस। यानी कि भाई आपका, जैसे कि अभी मैं आपको बोल दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि जो रेडिएशंस हमें मिलते हैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइंस मिलते हैं। वो इन द फॉर्म ऑफ क्या मिलते हैं, लाइंस मिलते हैं। यानी कि लाइन के फॉर्म में हमें एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। यानी कि भाई जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि अभी 2 मिनट में जब मैं आपको एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगा तो आपको लाइन समझ में आ जाएगा। स्पेक्ट्रल लाइंस कंटिन्यूअस होता है या फिर डिकंटिन्यूअस होता है, यानी कि ऐसे करके पूरा पूरा आया रहता है या फिर ऐसे आधा आधा आया रहता है। बस यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक चीज याद कर लो, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल लाइंस होता है। अभी मैं आपको हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा बताऊंगा, उसमें मैं आपको सिखा दूंगा कैसे क्या करना है, बस आपका काम वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आप इतना को नोट कर लीजिए।
तो भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है? इट कैन बी ऑब्टेन बाय द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन हाइड्रोजन गैस। यानी कि आप मान लो एक ऐसा कंटेनर ले लिए जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हो, और उस कंटेनर के अंदर आप क्या भर दिया? हाइड्रोजन गैस को भर दिया, ठीक है। और ये देखिए हाइड्रोजन गैस मैंने भर दिया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी मैंने यहाँ से प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या देगा? अब रेस देगा। जैसे कि मान लो ये बीकर है, ये कुछ भी है, यहाँ से मैंने दो तार लगा दिया, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दिया, तो और यहाँ से मैं क्या दे दिया? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास होने के कारण हाइड्रोजन कुछ रेज एमिट करेगा, तो ये रेज ऐसे करके निकल रही है। बीच में कुछ रखा हुआ है, इसको अभी आप ध्यान नहीं दीजिए। अब जो ये रेज निकल रहा है उसको, उसके आगे मैं क्या रख दिया? प्रिज्म। यानी कि इससे क्या निकला? देखो ये वाला रेज निकला, रेज के आगे मैं ऐसे क्या रख दिया? एक प्रिज्म रख दिया, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में। प्रिज्म रखने से क्या हुआ भाई? वो रेज को अलग अलग बांट दिया और एक फोटोग्राफिक प्लेट में मैं वो रेज का फोटो ले लिया। यानी कि जो प्रिज्म है ये क्या रेज को अलग अलग जैसे वेवलेंथ रहेगा वैसे करके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता, आपको पता ही है। और जो अलग अलग रेज आया मेरे पास उसको मैं फोटोग्राफिक प्लेट के सामने रखा और मुझे वो मिल गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा रेज क्या होता है, कैसे क्या होता है, आप बस इतना को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, यानी कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कैसे स्पेक्ट्रलाइज देते हैं। तो अभी आप शांति मन से एक चीज समझिए, जैसे कि आपके पास ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है और ये पांचवा शेल है, ठीक है। 5 शेल आपके पास। अभी मान लो मैं बोला कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो पहला शेल में है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या है? पहला शेल में। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करे और वहां पर वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल, तो वापस कहाँ आता है? अपने पहले ऑर्बिट में। तो आपको पता ही है कि पहले का एनर्जी कितना है? -13.6, दूसरे का -3.6, तीसरे का -1.5, चौथे का -0.4 और पांचवे का अपने को निकालना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जब पहले में घूम रहा तो बहुत ज्यादा खुश है, दूसरे में थोड़ा अनहैप्पी थी। तो जब भी देखो हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल से दूसरे शेल में जंप किया तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो वापिस से कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? दूसरे शेल से पहले शेल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को इलेक्ट्रॉन का दूसरे शेल से पहले शेल में आने को हम लोग क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब मान लो इलेक्ट्रॉन पहले शेल से तीसरे शेल में जंप कर दिया और वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो जो तीसरे से पहले में आएगा वो भी क्या होगा? एमिशन स्पेक्ट्रा। उसको जो साइंटिस्ट दिया है वो स्पेक्ट्रल लाइंस को उनके नाम में है। अभी आपको 2 मिनट में और समझ में आएगा। अब मान लो पहले से चौथे में जंप किया और वहां अनस्टेबल हुआ तो फिर से वो पहला में आ गया, पांचवें में पहला में आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको मेन आपको हाइड्रोजन एटम बता रहा हूं। देखो जैसे कि मान लो आपका यहाँ पर मैं अभी अलग अलग शेल बना दे रहा हूं। तो जैसे कि मान लो अपने पास है ये पहला शेल n बराबर 1, n बराबर 1 हमारे पास क्या है? पहला शेल। यहां पर मैं बना देता हूं n बराबर इंफिनिटी, यानी कि कहीं इनफाइनाइट से वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर मैं बना लेता हूं n बराबर पांचवा शेल, n बराबर चौथा शेल, n बराबर तीसरा शेल और n बराबर दूसरा शेल। अब मजा आएगा ना भाई। मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो राजा जी, मान लीजिए। क्या मानेंगे भाई? क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? मान लो कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, आपके पास ऐसे करके ये आपका पॉजिटिव पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, इनफाइनाइट। यानी कि आपका ये पॉजिटिव तो पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, इनफाइनाइट। तो मान लो आपने एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन को, वो पहला शेल में था, तो वो कहाँ चल गया? मान लो एटम को छोड़ के बाहर चल गया। मान लो कि ये मेरा घर है, मैं इसके अंदर ऐसे ऐसे करके घूम रहा था, मेरे को ताकत मिला, मैं बड़ा हुआ उम्र के साथ में, तो मैं क्या किया? इस घर को छोड़ के बाहर चल गया। तो जैसे आप अपने घर के छोड़ के बाहर जाओगे तो आपका क्या होगा? कंफर्ट जोन से आप कंफर्ट जोन तो मैं नहीं रहना चाहिए, मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन हो, आप अपने घर में घूम रहे हो, तो यहाँ पर आपको खाना पानी, आपका कपड़ा धोना, आपका सब कुछ आपको एकदम पर्टिकुलर इजीली मिल जाता था। पर अब जैसे ही बोले कि अब हम एनर्जी आ गई हमारे अंदर, अब हम बड़े हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे? अपने घर को छोड़ के चल जाएंगे। तो आप वहां पर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। वहां पर आपको आपका कपड़ा भी खुद धोना है, खाना खुद बनाना है, सब कुछ आपको क्या करना है? खुद से करना है। तो इलेक्ट्रॉन का भी वैसे ही है, जब वो पहले शेल में था तो बहुत ज्यादा स्टेबल था, वो जैसे इनफाइनाइट में चल गया यानी कि बड़ा हो गया तो वो क्या हो गया? अनस्टेबल। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पहला शेल में था और इनफाइनाइट में पहुंच गया
और वापस अनस्टेबल होने के बाद वापस वो पहला शेल में आना चाहे तो ऐसे करके स्पेक्ट्रल लाइंस दे देता है। अब मान लो मैं अब यहाँ बनाना ही पड़ेगा मेरे को, जैसे न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन पहला शेल में था और कहाँ जंप कर गया, पांचवा शेल में। क्यों जंप किया, कैसे जंप किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पांचवा शेल में जंप किया, वहां पर क्या हो गया, अनस्टेबल, तो पांचवा से वो क्या करेगा, पहले शेल में वापस आएगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पांचवे शेल से पहले शेल में आता है तो हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रल लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन था कहाँ, चौथे शेल में, पहले शेल में, और जंप करिए कहाँ, चौथे शेल में, तो अनस्टेबल होकर वापस से पहला में आएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, एक शेल को फिक्स कर दे रहे हैं, यानी कि वो कहीं पर भी जाए उससे हमें मतलब नहीं है। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, वो कहीं पर भी जाए उससे हमें मतलब नहीं है, वो आ कहाँ से रहा है उससे हमें मतलब है। तो मान लो वो पांचवे में चल गया, कैसे गया उससे हमें मतलब नहीं है, पांचवे से जो पहले में आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्या एमिट कर रहा है, उस वो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ठीक है। तो मान लो वो तीसरे में पहुंचा और तीसरे से पहले में आया और दूसरे से पहले में आया। तो जितने भी लाइंस है, ये जितने भी लाइंस है, इसको साइंटिस्ट, कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, लाइमन साइंटिस्ट ने दिया था, लाइमन। तो इसका नाम हो जाता है लाइमन सीरीज और ये अंडर आता है यूवी रेडिएशंस के। यानी कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से पहले शेल में आता है, पांचवे से पहले शेल में आता है, चौथे से पहले शेल में आता है, तीसरे से पहले शेल में आता है, दूसरे से पहले शेल में आता है, तो जितने भी रेज देता है सब यूवी रेज होता है। यानी कि आप उसको यूवी माइक्रोस्कोप से देख पाओगे, यानी कि ऐसा माइक्रोस्कोप जो कि सिर्फ यूवी रेडिएशंस को ही ट्रैक कर पाता है। तो आप उन माइक्रोस्कोप को लगाओगे और आपको लाइमन सीरीज दिख जाएगा। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, पांचवें सेल से आए, चौथे सेल से आए, पहले दूसरे सेल से आए, तीसरे सेल से आए, कहीं से भी आए, पर वो कहाँ आए, अगर पहला शेल में, तो आपको यूवी वाला माइक्रोस्कोप लगाना और देख लेना कि वो लाइमन सीरीज देता है। लाइमन सीरीज यानी कि इसको लाइमन साइंटिस्ट ने दिया था। अब मान लो आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है इनफाइनाइट से दूसरा शेल में, यानी कि दूसरा शेल में था, एक्साइट करके कहाँ चल गया, इनफाइनाइट में, वहां अनस्टेबल हो गया तो वापस आ गया। तो इनफाइनाइट से अनस्टेबल, इनफाइनाइट से वापस आने में अगर दूसरा शेल में आया तो क्या होगा, कौन सा साइंटिस्ट को दिया था, मान लो पांचवे से दूसरा में आया, मान लो चौथे से दूसरा में आया, मान लो तीसरे से दूसरा में आया, यानी कि हम लोग एक शेल को फिक्स कर दिए, ठीक है। तो ये सीरीज का नाम होता है बाल्मर सीरीज। ये सीरीज का नाम क्या होता है, बाल्मर सीरीज, और ये विजिबल है, यानी कि आप इसको अपने आंख से भी देख सकते हो, आप इसको अपने दो प्यारे प्यारे आंख से भी देख सकते हो। तो ठीक है, बाल्मर सीरीज ये विजिबल रेंज के अंदर में आता है। अगर मान लो इनफाइनाइट से तीसरा शेल में आ जाए इलेक्ट्रॉन, मान लो पांचवे से तीसरा में आ जाए और चौथे से तीसरा में आ जाए, ठीक है, तो इसका ये कौन सा साइंटिस्ट जी ने दिया था हमें, ये दिया था आपके पाश्चन जी ने, पाश्चन। और इसको आप कौन से माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, इंफ्रा रेड माइक्रोस्कोप, इंफ्रारेड माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। मान लो आपको इनफाइनाइट से चौथे शेल में आना है या फिर पांचवे से चौथे शेल में आना है, तो ये कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, ब्रैकेट, ब्रैकेट साइंटिस्ट जी ने दिया था। तो ये कौन सा रीजन में आता है, इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। और आपको अगर मान लो इनफाइनाइट से पांचवें शेल में आना है सिर्फ, तो ये कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, पीफर्ड ने। और ये कौन से रीजन में आता है आपका, आपका ये आता है पोस्ट इंफ्रारेड में। यानी कि भाई ये जो लास्ट के तीन है ना, आपके ब्रैकेट, पीफर्ड और पाश्चन, ये तीनों आते हैं इंफ्रारेड में। आप ऐसे करके यहाँ से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, किसमें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में, यानी कि एक ट्यूब में, आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो वो स्पेक्ट्रल लेंस दिया, आप उसको प्रिज्म से पास करवाए, ठीक है, इतना तक आपको समझ में आया। तो अगर मान लो उसका एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से इनफाइनाइट चल गया, वहां क्या हो गया, अनस्टेबल। मान लो पहला शेल में था, वो इनफाइनाइट चल गया, वहां क्या हो गया, अनस्टेबल, तो वापस क्या आएगा, पहला शेल में। तो जो पांचवे से पहला में आएगा तो वो जो मतलब रेडिएशन देगा वो क्या देगा, यूवी रेडिएशन। अब मान लो वो चौथे से पहला में आ रहा है तो तब भी क्या देगा, यूवी रेडिएशन। तीसरे से पहले हमारा तभी यूवी रेडिएशन, तो आप उसको कौन से माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, यूवी माइक्रोस्कोप से। अगर मान लो आपका पांचवे से पहला में आ रहा है, पांचवे से दूसरा में आ रहा है, चौथे से दूसरा में आ रहा है, तीसरे से दूसरा में आ रहा है, ठीक है, और दूसरा से दूसरा में तो नहीं आ सकता। मान लो भाई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन मान लो दूसरा शेल में था, अब उसको एनर्जी दी तो चल गया, मान लो चौथा शेल में, यहाँ पर क्या हो गया, अनस्टेबल, तो वापस से पहला में आएगा। तो ये जो पहले आने और जाने वाले को सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, ये रेस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो हायर एनर्जी लेवल में चल जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल,
तो एनर्जी वापस वो रिलीज करेगा और अपने पहले शेल में आ जाएगा। भाई रिकॉर्ड हो रहा है, हम आइकॉन है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये है अपना अपना सिस्टम। अब अगर आपको ये स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करना है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करना है, यानी कि मान लो कि 5वें से पहला में आ रहा है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रहे हैं, तो आप वो कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका फॉर्मूला है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। यहां पर n2 क्या है? हायर ऑर्बिट, यानी कहां से आया, और n1 क्या है? लोअर ऑर्बिट। यानी कि आप एक चीज को समझिए कि जैसे मान लो मैं बोला कि इलेक्ट्रॉन आया 5वें शेल से दूसरा शेल में, तो हमारे पास n2 क्या हो गया 5 और n1 क्या हो गया दूसरा। तो अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइंस बोला जाए कि 5वें से दूसरा में आए तो आपके पास कितना स्पेक्ट्रल लाइंस होगा? तो 5 माइनस 2 n2 माइनस n1, यहाँ पर 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 माइनस 2 3 इंटू 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 यहाँ कट गया, 3 2 जा 6। यानी कि जब भाई आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आए कहाँ? 5वें से दूसरा शेल में, तो आपके पास 6 स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाएंगे। ये 1 2 3 तो मैं आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, अब ऐसे करके पर्टिकुलर कितने लाइंस आ रहे हैं वो होता है क्या? स्पेक्ट्रल लाइंस। तो होप करता हूं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको डुअल नेचर वगैरह पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप इतना को नोट कर लीजिए। तो अब क्या भाई, ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल, यानी कि बोर जी का मॉडल का परेशानी क्या था? तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यानी कि भाई जैसे कि आपके पास सोडियम है तो उसके पास क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास मैग्नीशियम है तो उसके पास क्या है 12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसका वो आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया, ठीक है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, he was only able to explain the spectra of hydrogen and hydrogen like atom। यानी कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा आपको दे दिया एकदम करेक्ट, और उसी के प्रकार का, यानी कि देखिए हीलियम प्लस है तो हीलियम में आपके हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या है 2। अगर हीलियम प्लस मैं बोलूं तो इसमें सिर्फ कितना एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिर्फ कितना है एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी हाइड्रोजन के काइंड ऑफ हो गया। हाइड्रोजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? एक। हीलियम प्लस में भी कितने? एक। अब लिथियम 2 प्लस, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है 3, तो 2,1। अब लिथियम 2 प्लस बोला जाए तो 2,1 से सिर्फ ये 1 हो जाएगा, 2 प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे। तो इसमें भी कितना एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम का ही स्पेक्ट्रा को समझा पाया। और अकॉर्डिंग टू बोर द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर प्लेनर, बट रिसर्च रिवील्ड दैट, भैया बोर जी बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस है, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। आने वाला 10 मिनट में आपको भयंकर चीज पता चलेगा, क्या? क्वांटम नंबर। यानी कि मैं आपको बोलूंगा कि ये जो पहला न्यूक्लियस है उसके बाद पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है कहाँ? ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल में तो मूव करता है, पर ऐसे सर्कुलर मूव नहीं करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव करता है। ये कौन हमें प्रूव करेगा? क्वांटम नंबर, डुअल नेचर। इसके अगले वाला स्लाइड रहेगा डुअल नेचर में, उसके बाद रहेगा क्वांटम नंबर, ठीक है। और ही कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन हैज ओनली पार्टिकल नेचर। वो बोला कि आप इलेक्ट्रॉन को लो, ऐसे करके उसको दीवार में मारो तो एक पार्टिकल टाइप का आपको दिखा ना, पार्टिकल ऐसे टकराया, पर नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है पता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे करके वो टकराता है। ये भी हमें कौन बताया? क्वांटम नंबर बताया, ठीक है। तो ही कंसीडर इलेक्ट्रॉन हैज ओनली पार्टिकल नेचर, ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट वेव नेचर, ठीक है। और हम लोग पहले क्या सोचते थे कि वो प्लेन में घूम रहा है। आप अभी तक क्या पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन घूमता है बस ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में, पर अभी आपको पता चलेगा क्या कि इलेक्ट्रॉन तो घूमता है वेव के फॉर्म में, सेल के अंदर सब शेल के फॉर्म में, उसके अंदर और कुछ रहेगा। तो आओ चलो अभी हम आपको क्या समझाते हैं, डुअल नेचर ऑफ एटम। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो भाई आपका डुअल नेचर का सिस्टम क्या है कि 1905 में, सन 1905 की ये बात है, आइंस्टाइन जी आए, वो बोले कि भाई लाइट के पास डुअल नेचर होता है। यानी कि आप जो लाइट को देख रहे हो उसके पास दो नेचर होता है, क्या? एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। यानी कि लाइट पार्टिकल्स एमिट करता है, जो मेरे सर के ऊपर लाइट है वो पार्टिकल एमिट करेगा, और वो लाइट आता है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। तो डी ब्रॉगली देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन भी तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास भी क्या डुअल नेचर हो सकता है?
हाँ उसके पास हो सकता है। तो वो क्या किया, होशियार है, बहुत होशियार है कौन, डी ब्रोगली। वो क्या किया, वो प्लैंक का एक इक्वेशन लिया, प्लैंक का एक एनर्जी का इक्वेशन लिया। तो प्लैंक एनर्जी का इक्वेशन क्या दिया था, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, एनर्जी इज इक्वल टू क्या, एच म्यू। तो ये कौन दिया था, प्लैंक दिया था, ठीक है। प्लैंक के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होता है, एच म्यू, और वहीं पर म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय वेवलेंथ, सी बाय वेवलेंथ। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच आपका हाइंसबर्ग कांस्टेंट या सी बाय वेवलेंथ, ठीक है। ये एनर्जी क्या है, अकॉर्डिंग, ये एनर्जी कौन दिया था, प्लैंक जी, प्लैंक जी ने ये एनर्जी का फॉर्मूला दिया था। और आइंस्टाइन जी ने एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया था, आइंस्टाइन जी ने एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया था, एम ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू क्या, एम सी स्क्वायर। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या, एम सी स्क्वायर। तो डी ब्रोगली क्या किया, डी ब्रोगली क्या किया, आइंस्टाइन का इक्वेशन लिया और प्लैंक का इक्वेशन लिया, क्योंकि दोनों तो एनर्जी देते और दोनों को इक्वेट कर दिया। तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या, एम सी स्क्वायर। तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया और एच अपॉन में लैम्डा वेवलेंथ यानी कि एम सी हो गया, एम सी मैरी क्रिसमस। तो यहां पर क्या हुआ भाई, इसके बाद 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू एम सी बाय एच हो गया और वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन में एम सी हो गया। और यहाँ पर आपको मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद अ वेलोसिटी, तो हम लोग यहाँ पर सी को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, वेलोसिटी से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर सी इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो और अपना वेवलेंथ, इस वेवलेंथ का नाम दे दिया क्या, डी ब्रोगली, ब्रोगली, ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इसका नाम दे दिया। यानी कि भाई 1905 में जब आइंस्टाइन जी ने बताया कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, तो डी ब्रोगली को खटका भाई कि साला डुअल नेचर लाइट के पास सिर्फ क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी होगा। तो वो क्या किया, प्लैंक का एक तरफ से लिया, एक तरफ से आइंस्टाइन का लिया, और क्या किया, दोनों को मिला दिया और अपना एक वेवलेंथ दे दिया, और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूला से क्या निकल जाएगा, हिल्सबर्ग कांस्टेंट एच, मास इलेक्ट्रॉन का जो भी है, वेलोसिटी, हर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का अलग वेलोसिटी होगा। मान लो पहला में घूम रहा है तो -13.6, दूसरा में घूम रहा है तो -3.4, ऐसे करके क्या हो जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमें डी ब्रोगली ने बता दिया डुअल नेचर के बारे में। भाई डी ब्रोगली मक्खन खा लिए, जैसे कि मान लो आपको बनाना है गुच्चुप, तो गुच्चुप में पापड़ी और आलू एक तरफ और पानी एक तरफ, तो आलू और पानी कौन दे दिया, प्लैंक, और पानी, जैसे ये गुच्चुप है, जैसे मान लो आपको खाना है गुच्चुप, आपके मुंह में क्या आएगा, गुच्चुप, तो आलू और पानी कौन भर दिया, आप आलू और गुच्चुप कौन भर दिया, प्लैंक, और इधर से एक पानी कौन पकड़ रखा था, आइंस्टाइन। तो इन दोनों को मिलाना भी एक कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट कौन लगाया, डी ब्रोगली, ठीक है। होप करता हूं ये डुअल नेचर समझ में आ गया। अब हम लोग अपना मेन चीज क्या पढ़े, क्वांटम नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, कैसे सबशेल में मूव करता है, कैसे क्या करता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक को नोट कर लीजिए। हाँ, और डुअल नेचर का प्रूफ जो है, डुअल नेचर का जो प्रूफ है, ये आपको कौन दिया था, डेविसन और जर्मन जी ने दिया था, जो कि हमें 11th क्लास में नहीं पढ़ना है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। बस मैं आपको एक स्पॉइलर दे दूं कि मैं अपने बीएससी वाले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अभी भी सर्च करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम वन शॉट बाय राघव, बाय केमिस्ट्री बाय राघव, या फिर मेरे वीडियोस में चल जाना, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, उसमें मैं इसका रीजन दिया हूँ, ठीक है, ठीक है। आपके डुअल नेचर के बाद में उसका क्या दे दिया हूँ, रीजन, कि क्या होता है एक्सरेस, जैसे इलेक्ट्रॉन गन होता है, डेविसन जर्मन आया था, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को फायर किया था, फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से उस इलेक्ट्रॉन को पार करवाए थे, और क्या नाम है आपका वो, फिर आपका क्या नाम है, एक्सरेस के फॉर्म में उसका पार्टिकल का ट्रेस आया था, एक्सरे मिलाए थे, ये वो, ठीक है। तो आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसको देख लीजिए, पर उसका आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 11th में इसे नहीं पढ़ना है, आप ग्रेजुएशन करोगे, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ लोगे, ठीक है। होप करता हूं आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वांटम नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व वगैरह करता है, तो आप इतना को नोट कर लीजिए। तो अब मैं आप लोग क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्वांटम नंबर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, हमारा क्लास 11th का शुरुआत है सर अभी, और आप इतना बड़ा बड़ा चीज पढ़ा दे रहे सर, बहुत गजब का पार्ट है भाई ये क्वांटम नंबर। यानी कि इस पढ़ाई में आपको पता चलेगा, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको पता चलेगा क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे शेल में नहीं घूमते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर एक रहता है सब शेल, सब शेल के अंदर रहता है एक ऑर्बिटल, उसमें भी इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो
आज मैं आपको ये सब पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको अभी जैसे मैं क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा तो शुरुआत के अगर 15-20 मिनट आपको ऐसा लग सकता है कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, पर जब हम लोग चार चीज पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जब इन चारों क्वांटम नंबर को हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद में चारों को जब कंबाइन करूंगा मैं, तो आपको जीवन का कतई जहरीला स्वाद आ जाएगा, ठीक है। आपको बहुत मजा आ जाएगा, आपके अंदर की तितलियों का उड़ना निश्चिंत हो जाएगा, आपके मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो आओ हम लोग चैनल पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर मतलब ऐसा सीन कि अगर आपको इस पेन के तो आप कैसे घुसोगे, पहले ये वाटर कवर को ऐसे अंदर चीरोगे, उसके अंदर आएगा आपका लीड, लीड के अंदर में आएगा रुइया, इसके अंदर रुई टाइप का रहता है, उसके अंदर क्या रहता है आपका इंक रहता है। तो अगर आपको इंक तक पहुंचना है तो आपको बाहर से अंदर जाना पड़ेगा। वैसे ही भाई हम लोग जैसे अभी एटम है तो बाहर से उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपसे बोलूं, आप लोग काशी गए हो कि नहीं गए हो मेरे को नहीं पता, तो काशी में हमारे स्टेशन का नाम क्या है, काशी, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया हम लोग का, काशी हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग क्या हो गया, काशी, यानी कि जो आपका ये शेल है, ये पॉजिटिव हो गया, ये पहला शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया। तो ये जो शेल है ना, ऐसे करके शेल हमारे पास चार, तो बहुत सारे शेल है, अभी चार का बात करते हैं। तो ये पहला शेल का नाम होता है के, दूसरे शेल का एल, तीसरे शेल का एम, चौथा शेल का एन, यानी कि ये जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ये कौन है, हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इट रिप्रेजेंट्स us the number of shells present in a atom। एक एटम में कितने शेल्स प्रेजेंट है वो कौन हमें बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं भाई आप कहाँ हो, आप बोलोगे काशी में हो, काशी में कहाँ हो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर में, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोग और अंदर घुसेंगे, यानी कि आप अभी तक क्या पढ़ रखे हो, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और अभी तक आपने क्या देखा है कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बताता है, यानी कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ शेल है ये हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो वो कौन सा शेल है, के शेल है। जब वो n इज इक्वल टू 1 है, जब नंबर ऑफ शेल 1 है तो वो क्या है, के शेल है। अगर नंबर ऑफ शेल 2 है, यानी कि ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, अगर नंबर ऑफ शेल 2 है तो वो शेल का नाम क्या है, एल शेल। अगर नंबर ऑफ शेल 3 है तो उसका नाम क्या है, के एल एम शेल। और अगर नंबर ऑफ शेल 4 है तो उसका नाम क्या है, एन शेल, ठीक है, एन शेल। भाई बस अब आगे बढ़ते जाओ, आपको समझ आ जाएगा, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। अगर आपके पास एक शेल है तो उसका नाम क्या है, के। अगर आपके पास दो शेल है तो उसका नाम क्या है, के एल। तीन है तो एम, चार है तो एन, ठीक है ठीक है, डन डन डन। और अगर आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इच शेल, अगर अभी तक मेरे को ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि आप ये चीज पढ़ रखे हो क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि आप के एल एम एन पढ़ रखे हो, पर अभी इसके अंदर जब हम लोग घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई आप नहीं पढ़ रखे थे, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2n का स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या है, 2n का स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल कितना है, ये जो हमारा के शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल, तो 2 इंटू एन, यहां पर क्या नंबर ऑफ शेल, तो के का नंबर कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, यानी कि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि एल का नंबर कितना है, 2, एल का नंबर कितना है, 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, तो सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना हो तो के शेल में आप पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरना, फिर एल शेल में 8 भरना, फिर एम शेल में कितना भरोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, एम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे भाई आप, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर,
क्योंकि m का नंबर है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। और अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n शेल कितना होगा, तो वो होगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यानी कि आप इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरना m में और n में आप भरना 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी आप ऐसे डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रख देना k शेल में। हम लोग पहले क्या करते थे, ऐसे पहला k है मान लो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसा नहीं है भाई। अब ये इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर जगह है, अभी आप कहाँ हो, काशी स्टेशन में हो, अभी आप कहाँ हो, काशी स्टेशन में हो, अभी मैं आपको उसके अंदर घुसाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब क्या हम लोग का अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है भाई, क्वांटम नंबर ये क्या है ना, शेल के अंदर घुस के सब शेल है, ये क्या शेल के अंदर घुस के सब शेल है, यानी कि भाई आप कहाँ हो, काशी स्टेशन में हो। ठीक है, अब आप उसके अंदर घुस के कहाँ पहुंच गए, गिरजाघर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, गिरजाघर, वो एक लोकेशन है। ठीक है, वो लोकेशन आपका गंगा घाट का, गिरजाघर पहुंच गए। ठीक है, कहाँ पहुंच गए, ससुरा आप गिरजाघर चल गए। यानी कि जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हो, अरे दिल्ली में कहाँ रहते हो सर, दिल्ली में एक एरिया है प्रीतमपुरा नाम का, दिल्ली में एक एरिया है सरोजनी नगर, वहां पर रहते हो आप। ठीक है, सरोजनी नगर, अभी तक हम लोग कहाँ पहुंचे, सरोजनी नगर। अभी तक अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना था तो आप कहाँ पर भर रहे थे, दिल्ली में भर रहे थे। आप अभी उसके अंदर कहाँ घुस गए, सरोजनी नगर के अंदर घुस गए, यानी कि दिल्ली में एक जगह सरोजनी नगर, वहां पर हो आप। ठीक है, अभी तो इट रिप्रेजेंट्स अस द सबशेल। जब मैं चारों को इकट्ठा करूंगा ना, आपको जिंदगी का स्वाद आ जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स अ द सबशेल, यानी कि मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, और ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, और एक है हमारे पास चौथा शेल। ठीक है, चौथा शेल। तो हर एक शेल में क्या होगा, सबशेल होगा। हर एक शेल में क्या होगा, सबशेल होगा। हमारे पास 4 ठो सबशेल है, एस, पी, डी और एफ। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एल से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एल से, और एल निकालने का फॉर्मूला है n-1। एल का फॉर्मूला है n-1, यानी कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सबशेल्स कितना होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, इज इक्वल टू क्या, शेल नंबर। यानी कि अगर शेल का नंबर 1 है तो उसमें कितने सब शेल है, 1 है। अगर शेल का नंबर 2 है तो उसमें कितने सब शेल है, 2 है। अगर शेल का नंबर 3 है तो उसमें कितने सब शेल है, 3 है। और अगर शेल का नंबर 4 है तो उसमें कितने सब शेल है, 4 हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू सब शेल इज इक्वल टू क्या, शेल नंबर। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं, अगर मैं भी आपसे पूछूं कि के शेल है, के शेल है, के शेल में कितने सब शेल है, तो के शेल का नंबर कितना है, 1, तो उसमें सब शेल कितना होगा, सिर्फ एक, जो कि होगा एस, जो कि होगा क्या, एस, 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 1 सब शेल, जो कि सिर्फ होगा क्या, एस। एल शेल में, एल शेल का नंबर कितना है, 2, तो उसमें कितने सब शेल होंगे, 2 सब शेल होंगे। और वो हाँ कौन कौन से होंगे, एस और पी, एस और पी, अभी सब समझा दूंगा। एम शेल है तो उसका नंबर कितना है, 3, उसमें कितने सब शेल होंगे, 3 सब शेल होंगे, एस पी डी। यानी कि अगर आपको एस, फिर एस पी, फिर एस पी डी, एस एस पी एस पी डी। फिर एन जो शेल है उसमें 4, एन का शेल नंबर कितना है, 4, तो उसमें क्या इतने होंगे, 4 सब शेल होंगे, एस पी डी एफ। अब ये पहली बार पढ़ो तो आपको कॉम्प्लिकेशन होगा, पर मैं आपको एक अबाउ रूल नाम का एक रूल होगा जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएगा। ठीक है, वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आप बस धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ते रहिए। यानी कि सर आप बोलना चाह रहे हैं कि ये जो शेल्स हैं इसके अंदर क्या रहता है, छोटा छोटा सबशेल रहता है। हाँ सर, इसके अंदर छोटा छोटा सबशेल रहता है, इसके अंदर छोटा छोटा सबशेल रहता है। यानी कि शेल के अंदर भी क्या रहता है, और एक शेल रहता है। शेल के अंदर और 2 शेल होते हैं, शेल के अंदर और 3 शेल होते हैं, शेल के अंदर और 4 शेल होते हैं। यानी के शेल का नंबर 1 है तो उसमें एक सबशेल होगा, 1 एस। अभी जो सबशेल है इनका भी नंबरिंग होते हैं। एस का नंबरिंग कितना है, 0, पी का नंबरिंग कितना है, 1, डी का नंबरिंग कितना है, 2, एफ का नंबरिंग कितना है, 3। इसको डायरेक्ट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, मैं आपको सभी समझा देता हूं। सबशेल निकालने का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू n-1। तो जैसा कि बोला जाए S, L यानी कि S आपका, ठीक है, L यानी कि S मतलब कि
सब शेल को आप डिनोट करोगे एल से, और एस और पी और डी और एफ क्या है, अलग अलग सब शेल है। तो जैसे यहां पर एस मान लो, तो एस क्या सब शेल है, तो एस का नंबरिंग कितना होगा, जरूरी है एन यानी कि नंबर ऑफ शेल। तो एस कहां मिलता है हमें, पहला शेल में, तो 1 - 1 = 0, तो एस का नंबर कितना हो गया, 0। अब पी कहां मिलेगा भाई हमें, सबसे पहले पी कहां मिलता है, दूसरे शेल में, तो 2 - 1 यानी कितना हो गया, 1, तो पी का नंबर 1। अब डी कहां मिलता है, तीसरा शेल में, तो 3 - 1 = 2। यानी कि भाई अगर आपको बोला जाए, अगर आपको क्या बोला जाए सर, अगर आपको बोला जाए कि 1 मिनट हम इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले चीज को, क्योंकि हमको चाहिए अब जगह, तो ये चीज नोट कर लो, एस को 0, पी को 1, डी को 2 और एफ को 3, और कैसे निकलता है, एल = n-1 के फॉर्मूला से। ठीक है, बहुत सारा चीज हो जा रहा है, आप बस धीरे धीरे मेरे साथ बढ़ते रहो, आपको सब इजी कर दूंगा। ये चीज को आप नोट करिए जल्दी से, 1 2 3 1 2 3 आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि मैं आपको बोलना जा रहा हूं कि आपने पहले कैसे पढ़ा था, जैसे कि आपके पास ये पॉजिटिव है, तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल। शेल के अंदर आप क्या रहता है सर, अजीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग सब शेल, यानी कि पहला शेल में एक सब शेल होगा जिसका नाम होगा एस, अब दूसरा शेल में 2 सब शेल होगा एस और पी, तीसरा में होगा एस पी डी, चौथा में होगा एस पी डी एफ, यानी कि एस 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 पी 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 डी 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 एफ एफ एफ, ऐसे करके ये क्या होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास शेल होता है KLMN, उसके अंदर और एक शेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब शेल, जिसका नंबरिंग होता है SPDF। अभी हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, पहले आप इतना को तो नोट करिए भाई जल्दी। तो अब क्या हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल प्रेजेंट इन दिस सबशेल। यानी कि भाई अगर आपसे कोई पूछे कि आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, सरोजिनी नगर में, सरोजिनी नगर में कहाँ रहते हो, फ्लैट नंबर 4 में, मान लो फ्लैट नंबर 4 में, फ्लैट नंबर 4 में 4 कमरे हैं, उसमें से एक कमरा में फेंकाया रहता हूं, तो ये क्या है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी कि आपके पास यहाँ पर 4 शेल हैं, 4 शेल क्या 3 शेल लो। ठीक है, तो शेल के अंदर क्या रहेगा, सब शेल, यानी कि मान लो एक ऐसे है, एक ऐसे है, जैसे पहला में तो एक ही रहता है एस, तो एक चीज ना भाई, एक चीज ये एस है, यहाँ पर एस और पी है, यहाँ पर एस पी डी है। ठीक है, तो आप शेल के अंदर जो सब शेल है उसमें आप सब शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन करके नहीं घूम रहे हो भाई, आप इस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी एक का ऐसे कमरा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, यहाँ पर अंदर और कमरे बने हुए, तो आप उस कमरे में रह रहे हो। अरे भाई जैसे आप एक जमीन लेते हो, तो जमीन में तो आप नहीं सोते हो ना, अब वहां बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग के अंदर छोटा छोटा एक कमरा बनाते हो, और एक कमरे में आप पड़े रहते हो दिन भर डिप्रेशन में, उसकी यादों में, ऐसे ही रहते हो ना भाई, ऐसे ही रहते हो ना। हाँ सर, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट अस द क्या, नंबर ऑफ, इट रिप्रेजेंट अस द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सबशेल। ऑर्बिटल यानी कि कमरा, ऑर्बिटल यानी क्या, कमरा। तो हमें जो सबशेल के अंदर जो कमरा होता है वो कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब हम चारों को, इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, चारों को जब हम लोग मिलाएंगे तो जो मजा आएगा ना भाई, वो अलग ही मजा है। ओ गॉड, तो इट रिप्रेजेंट अस द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सबशेल। ठीक है, तो जैसे एस सबशेल है, एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल रहेगा, यानी कि एस सबशेल के पास सिर्फ एक कमरा है। ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2l+1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2l+1। तो जैसे कि हमारे पास s है, तो s का नंबर कितना है, 0, s का l वाला नंबर कितना है, 0 है भाई, l निकाले थे भाई लास्ट वाले स्लाइड में, 0 है, तो फॉर्मूला में डालिए, तो 2 × 0 + 1, यानी कि एक ऑर्बिटल। अब p में देखिए, p का नंबर कितना है, 1, तो 2 × 1 + 1, तो 2 × 2 + 1 3। अब d का नंबर कितना है, 2, तो 2 × 2 + 1, 2 × p का कितना है, 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर 2 × 2 4 + 1 5, यानी कि d में 5 कमरे हैं, p में 3 कमरे हैं, s में 1 कमरा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। s सबशेल एक ऑर्बिटल, p सबशेल, p सबशेल, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, यानी कि p सबशेल के पास 3 कमरे हैं। कैसे कमरे हैं, जैसे एक ये कमरा है, यहाँ पर 3 कमरे हैं, 1 2 3। अब d सबशेल में
5 कमरे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब एफ सब शेल में, एफ सब शेल तक का आपको काम नहीं पड़ेगा 12th क्लास तक, तो एफ सब शेल में 7 कमरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एफ सब शेल में 7 कमरे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सबका अपना अपना नंबरिंग होता है। इसका नंबरिंग है 0। बहुत झमेला भाई, नहीं करोगे आज कोई परेशानी नहीं है, पर कर लेना 0। यहाँ पर -1 0 और 1, बीच वाला को 0। इलेक्ट्रॉन सब में दो दो भराएंगे पर, लेकिन -1 0 और 1। यहाँ पर -2 -1 0 1 2, कॉमन सेंस 1 2 0 1। यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि एंड टू एंड सेम रहना चाहिए, माइनस प्लस का अंतर है। ये चीज को याद कर लेना, बढ़िया रहेगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन शेल। सबसे पहला शेल होता है जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल के अंदर क्या रहता है? सब शेल, अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद कौन है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि सब शेल के अंदर क्या रहता है? कमरा प्रेजेंट रहता है। अब आएगा कौन? स्पिन क्वांटम नंबर। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? पहला पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स अस द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल, यानी कि एक ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। 1 rotates in anti-clockwise direction, so another rotates in क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोला गोला घूमा घूमा, तो एक घूमेगा क्लॉकवाइज में, तो एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो अभी हम सम अप कर देते हैं। जैसे मान लो ये ऑर्बिटल है एस का, एस के पास एक ऑर्बिटल है, तो उसमें से मान लो अगर पहला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब पी में मान लो 3 ऑर्बिटल है, तो यहां पर पहले मान लो ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूमेगा तो ऐसे घूमेगा। भाई बहुत झमेला नहीं पालना है। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अलग, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल्स, यानी कितने शेल हैं वो हमें कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल बताता है, यानी कि शेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सबशेल प्रेजेंट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अभी हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि सबशेल के अंदर और कौन है? ऑर्बिटल है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई क्लॉकवाइज घूमेगा तो कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये 4 पॉइंट अभी आपको समझ में आया। शेल होता है, इलेक्ट्रॉन शेल में नहीं सबशेल में घूमता है, नहीं सबशेल में नहीं ऑर्बिटल में घूमता है। ऑर्बिटल में कैसे? एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। अभी तक का पढ़ाई ये है। ये आप पहली बार पढ़ रहे हो क्लास 11 में। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि आप जो आज तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, जैसे सोडियम है तो 2,8,1, मैग्नीशियम है तो 2,8,2, कैल्शियम है तो 2,8,8,2, ये गलत है, ये गलत है। अगर मैं आपको आज से बोलूं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, मान लो अगर मैं रैंडमली किसी का बोल दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3p6, ऐसे करके अगर मैं आपको बोलूं कि आज से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इस मेथड से, तो आपका तो जी घबरा जाएगा, चीख निकल जाएगी अंदर से आपका। होगा कि नहीं होगा? तो आओ चलो आपको मैं अभी 3 रूल पढ़ाऊंगा। नाम का रूल है, बस छोटा छोटा पार्ट हो सब। 3 रूल है नाम का, छोटा छोटा पार्ट है। तीनों रूल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेंगे। एस का कैसा शेप रहता है, पी का कैसा शेप रहता है, डी कैसा शेप रहता है देखेंगे,
और इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो अभी आप इतना को नोट करिए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे भाई, अबाउस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अबाउस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का सीक्वेंस लिख दिया हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 310, यानी कि ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी कि पहले हम लोग s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे s में, क्योंकि एक ही कमरा रहता है तो एक कमरा में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। फिर यहाँ पर 1s के बाद क्या आएगा 2s के जस्ट नीचे कौन है 2p, p में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 कमरे हैं, एक कमरे में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, तो 2p6 हो गया। फिर 3s2 3p6 4d 3d10, पर यहाँ पर आप देख सकते हो 3p6 के बाद 3d10 नहीं लिखे, हम 4s2 लिखे क्योंकि 310 का ज्यादा एनर्जी होता है एज कम्पेयर टू क्या 4s2। अब हर्ट्ज रूल क्या बोलता है, वी हैव टू फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट देन स्टार्ट पेयरिंग, यानी कि अगर मान लो उससे पहले आप ये देखो सोडियम है, तो अगर आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप क्या करोगे, पहले 1s2 ये सीक्वेंस फॉलो करोगे, 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 2s2 यानी कि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 2s2, फिर 2p6 यानी कि 2 और 2 4 और 6 10, फिर 3s1, और आगे का आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। फिर मान लो अगर आप इसको लिखोगे 3p0 4s0 और 3d0 तो कोई फायदा नहीं है, तो अब यहीं तक भर। जैसे क्लोरीन है तो उसमें 17 है, तो पहले आप 2 भर दिए 1s2, फिर 2s2 यानी कि 2 और 2 4, फिर 2p6 यानी कि 4 और 6 10, फिर 3s2 यानी कि 10 और 2 12, अब बचे कितना 5, तो 3p5, क्योंकि 3p में आप 6 भर सकते हो, आप यहाँ पर 5 भर दिए, ठीक है। तो ये क्या सीक्वेंस लिखने का। अब फ्लोरीन में 9 है तो 1s2 बचा कितना 7, तो 2s2, 2 और 2 4, बचा कितना 5, तो 2p5। तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना। हर्ट्ज रूल क्या बोलता है, वी हैव टू फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट देन स्टार्ट पेयरिंग, यानी कि हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले भरना है, फिर हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट पेयरिंग करेंगे। जैसे कि मान लो आपको बोल दिया जाए फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन में आप 1s जैसे कि आपका s वाला है, फिर क्या है 2s, फिर 2p5, तो पहले आप यहां पर 1s को पूरा भरोगे, 1 और 1 2, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे, बचा कितना है 2 इधर हो गया 2 इधर 4, बचा कितना 5 है। तो आप 5 ऐसे नहीं भर सकते, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं भर सकते आप कैसे भरोगे 5 इलेक्ट्रॉन को, पहले एक भरोगे, फिर दूसरा में एक भरोगे, फिर तीसरा में एक भरोगे, फिर चौथा और पांचवा में पेयरिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। यही था भाई हम लोग का पहला चैप्टर, क्या क्वांटम नंबर के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और इसी तरह के वन शॉट को देखने के लिए 1 मिनट एजुकेशन बाय राघव को फॉलो करिए। थैंक यू।